लोगों को इस्तेमाल करके वो पैसे बनाते, यहाँ पे आके ऑनेस्टी की कमाई करने की कोशिश नहीं करते, है ना। और वहां पे अगर आप लोगों का ये कास्ट का अरे मैं आपको प्रॉब्लम नहीं बोल रही हूँ, मैं एक जेनेरिक वे में बोल रही हूँ। जो अंग्रेज गए तो वो करप्शन लेकर गए, आप उसको अपने ऊपर दिल पे मत लीजिएगा पर्सनली। अपने देश छोड़ के कहीं और चले आए। नहीं और नहीं, ये बात मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, ये आपके लिए नहीं था, आप उसको शायद मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। मैं ये आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, एक जेनरिक वे में कह रही थी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो तमाम नीतियां या इस रूप में है, इतने लंबे वक्त से सुन रहे थे कि विपक्ष जो है वो बिल लेकर आ रहा है, महाभियोग का सामना करना पड़ेगा, क्या उसका भी असर नहीं पड़ा है क्या ट्रंप पे? पूर्णिमा जी, ये मेरा आप ही से सवाल था, आप मुझे सुन पा रही है क्या? ना बोलिए। हाँ मैं बोल रही, पहली बात तो ये कि आप उसको अपने ऊपर मत लीजिएगा। मैं जेनरिक, जब अंग्रेजों का शासन था मैं उस चीज को लेकर बोल रही थी। और मैं दूसरी बात ये कहना चाह रही हूँ, जब इतना दबाव बनाया जा रहा था, अभी खबरें आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग लगेगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा, तो क्या उसका भी असर उन पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्या? देखिए ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी रिपब्लिकन पार्टी का सिचुएशन ऐसे हो चुका है कि अभी हमारे पास कोई और नेता है नहीं, वो उनको एक नेता, एक पार्टी बना दिया। लिटरली रिपब्लिकन पार्टी का जीओपी जो है उसका रीनेम, रीब्रांडिंग हुई है, अब लास्ट वीक में हुई है। वो जीओपी से रिपब्लिकन बना दिया गया है। और ग्रैंड, मैं काफी टाइम से बोल रही हूँ, ग्रैंड ओल्ड पार्टी से ग्रैंड 1% पार्टी बन गया। तो ये शायद कहीं पे किसी ने देखा होगा, वट एवर द रीजन, उन्होंने रिब्रांड किया हुआ है। आज जो सिचुएशन है, आप घर बाहर जाइए, रिपब्लिकन पार्टी की ये सिचुएशन हो चुकी है, कोई सुनना भी नहीं चाहते रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हो। मेरे मैं इंटरनली मैं फाइट कर रही हूँ, मेरा मेंबरशिप कैंसिल करा गया है, मेरा जो कांग्रेशनल रेस है उसमें बाधाएं डालने की कोशिश करा जा रहा है। ऊपर से मैं ना व्हाइट हूँ ना ब्लैक हूँ, मैं ब्राउन हूँ और इमिग्रेंट हूँ। उनके हिसाब से हम लोग इमिग्रेंट होके यहाँ पे रह क्यों रहे? हमें तो यहाँ पे नहीं भी आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एट द एंड ऑफ द डे हमें स्केपगोट बनाया जाएगा। और एक हिंदू नेम्ड सीईओ ऑफ इंडियन ओरिजिन आज तक कभी हिंदू इश्यूज को उठाया नहीं है। देखिए ये बड़ी बात, ये एक बड़ी बात हो जाती है। यूके देवनाथ जी, क्या यही एक तरह से नाराजगियों का बड़ा पुलिंदा नजर आता है? और डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं ऐसी परिस्थितियां हैं। अभी हाल ही में हमला हो गया, लेकिन वो हमला भी उस तमाम नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप पर उठ रहे सवालों को कम नहीं कर पाया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है उसे समझना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि खुराफाती हरकतें करे, खुराफाती हरकतें करने पर भगदड़ मचती है। और ठीक जब भगदड़ मचती है उसी मौके पे शेर जो है खरगोश को उठा के ले जाता है। ये जो हम में से मैनेजमेंट कर चुके हैं, ये ट्रेट सिखाया भी जाता है। कुछ टॉप सीईओज होते हैं, चाहे कंपनी के सीईओ हो या एक देश के सीईओ हो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनमें ये ट्रेट होता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी, कि आप अब क्या करने वाले हो अगले 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, किसी को नहीं पता होना चाहिए। आपके ऊपर वालों को, दाएं बाएं पीयर ग्रुप को नहीं पता होना चाहिए, और आपके नीचे वाले तो हमेशा ही संदेह में रहें, डर में रहें कि अब बॉस क्या करने वाला है। तो होता क्या है, इससे जो माहौल पैदा होता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में भी एक माहौल पैदा किया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने अब विश्व में भी एक माहौल पैदा किया हुआ है। तो जब जो हरकत होती है, भगदड़ होती है, कंफ्यूजन होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपना छक्का मारते हैं। क्लासिक एग्जांपल है कि वो चाहे युद्ध हो या शेयर मार्केट हो, वो एक तरीके से ही डील कर रहे हैं। एक बयान देते हैं, उनको मालूम है कि इससे शेयर मार्केट गिरेगा। जैसे कि वो एक बयान दे देंगे जो कि सेंटिमेंटल बयान होगा कि अब मैं ईरान को मजा चखा दूंगा। आप देखेंगे इस बयान के साथ ही कल सुबह भगदड़ मच जाएगी, शेयर मार्केट दुनिया भर में क्रैश होंगे, सस्ते में खरीद लेंगे। वो उनके मित्र, इनसाइडर ट्रेडिंग की नहीं बात कर रहा हूं, ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग तो बहुत छोटी चीज है, ये स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन करते हैं वो। जैसे ही उन्होंने बयान दिया कि कल मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा, पाषाण युग में भेज दूंगा, आप देखेंगे दुनिया भर में सारे शेयर मार्केट, सारे सुबह 3 बजे से आ जाएगा कि टोक्यो भी गिर गया, सुबह भारत की बात कर रहा हूँ, 4 बजे आ जाएगा कि सिंगापुर भी गिर गया, 7 बजे खबर आ जाएगी कि भारत में भी प्री ट्रेडिंग मुहूर्त में गड़बड़ हो रही है। और इसके साथ ही उनके जितने मित्र हैं सब खरीद लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी खरीद लेंगे, गिर गया।
और उसके यही चीज वह रियल एस्टेट के साथ करते हैं। उनको जब एक होटल लेना होता है, वो ऐसा एक कैंपेन चलाते हैं अपने कंपटीटर का होटल का जो हॉस्टाइल टेक ओवर करना होता है। कोई भी मैनेजमेंट को ये ट्रिक मालूम है। खबरें फैला दो कि वो होटल तो हाइजीनिक नहीं है, खबरें फैला दो कि उस होटल का तो इनकम टैक्स क्लियरेंस नहीं है, खबरें फैला दो कि उस होटल में तो लेबर प्रॉब्लम है, खबरें फैला दो कि उस होटल को तो गवर्नमेंट जो है बहुत जल्दी येलो लिस्ट रेड लिस्ट में डालने वाली है, उस होटल में तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है। और जब उसकी रेपुटेशन गिर जाए, खरीद लो उस होटल को सस्ते में। तो ये जो ट्रेट है, ये वो अमेरिका में भी कर चुके हैं। आप देखिए, जब इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन के एक हफ्ते पहले आकलन ये था कि वो थोड़े से हार जाएंगे, 0.5% वोटर्स से हार जाएंगे। जी। लेकिन देखो, उन्होंने आज की तारीख में कांग्रेस में उनके करीबन 7 सीट ज्यादा हैं। आज की तारीख में सेनेट में उनके करीबन 5 सीट ज्यादा हैं। थोड़े से जीत गए। जी 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 सर, मुझे लग रहा है कि आप वही जो बात कह रहे हैं कि खासतौर से ये थोड़े से जीतने वाली जो बात है, वो थोड़ी सी जीत उनके लिए कई बार दूसरे लोगों पर जरूर कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत का सबब बन जाता है। अरविंद सिंह तेजावत जी, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया जा रहा था कि मिडिल ईस्ट का ये जो चुनाव है वो दरअसल माइंड डाइवर्ट करने के उद्देश्य से किया गया। कई बार ऐसा कहा गया, चाहे बात एप्स्टीन फाइल्स हो या फिर उनकी जो तमाम विदेश नीतियां हैं उसका नतीजा हो। डोनाल्ड ट्रंप डराते रहे, खासतौर से कनाडा के साथ की अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि भाई अगर तुम्हें मेरे साथ में रिश्ते रखने हैं तो अन्य देशों के साथ में त्यागना पड़ेगा। उस बड़ा नाम है चाइना से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो 100% टैरिफ लगा दूंगा। अब ये सारी चीजें कनाडा बोल रहा है भाई अब हम अमेरिका को और ज्यादा बियर नहीं कर सकते। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का ही नतीजा है? इंटरनेशनल स्तर पर तमाम देशों से रिश्ते खराब। देखिए, पहले हम कनाडा की ही बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि कनाडा तो रिश्ते खत्म कर लेगा, मान लो एक समय के लिए सोचे भी, पर क्या अमेरिका चीन से रिश्ते खत्म करने के लिए तैयार है? अगर खुद अमेरिका अगर चीन से रिश्ते खराब कर लेगा या बंद कर देगा तो खुद अमेरिका के अंदर खलबली मच जाएगी। इतना बड़ा जो प्रोडक्शन का जो चैन है, इतना उत्पादन, वो अमेरिका की अभी की कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद अपने यहाँ पे इतना बड़ा यानी तेजावत जी, तो वो बात हुई, कहावत जो हम सुनते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। अमेरिका का भी यही हाल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल यही हाल है। वो चाहे कितना भी कह लें कि चीन से हम रिश्ते तोड़ देंगे, हम चीन को सबक सिखा देंगे, अभी हालात ये है कि अमेरिका पूरी तरीके से चीन पे डिपेंडेंट है। खाली ये तो एक बात हुई, ऐसे तमाम और भी सेक्टर्स हैं जिसमें कि खाली चीन पे जो अमेरिका की निर्भरता है वो कोई डिबेटेबल इशू नहीं है, और खुद वो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए आप बयानात देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की अभी विजिट होने वाली है, उससे पहले वो चीन को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है कि टैरिफ के दौरान जब चीन ने धमकी दी थी, खासकर रेयर अर्थ मिनरल को लेकर, तब अमेरिका की क्या हालत थी और उसके बाद में उसको कितना नेगोशिएशन के टेबल पे कितना नीचे आना पड़ा, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं। बिल्कुल। तो कनाडा सबसे पहले तो ये पूछेगा कि आप तो बताइए, हम तो आप पे भरोसा कर लें, आप केवल ये चाहते हैं कि हम रिश्ते खराब कर लें और आप अपने रिश्तों को कंटिन्यू करेंगे तो वो ठीक है। दूसरी बात ये कि कनाडा और अमेरिका के कल्चर में और उनकी सोच में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ तक कि अगर आप कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे तो वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत अलग तरीके का है। वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष है, यहाँ राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है। वहीं से आप समझ सकते हैं जो पावर शेयरिंग का जुडिशरी और एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेचर में जो किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, वो कनाडा में नहीं है। कनाडा में एक अलग तरीके का है, और वहाँ का खासकर जो आम नागरिक और उसको जिस तरीके के प्रशासन और जिस प्रकार की संस्कृति में रहने का अनुभव है, ऐसा अमेरिका को नहीं है। तो कनाडा अपने आप को अलग मानता है, उसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, जिसको वहाँ के जो कंट्री हेड ने बहुत बार ये कहा है। तो ये सब कुछ कहना। दूसरी बात ये कि खुद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी देश को, किसी भी नए देश को तब तक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि वो खुद देश इसके बारे में सहमति ना देते हैं। वहाँ रेफरेंडम होगा और उसके बाद में अमेरिका के बाकी सारे स्टेट्स हैं वो भी सहमति देंगे, तभी जाके ये किया जा सकेगा। जैसा कि वो कह रहे थे कि इसको हम जो 51st जो है, हम उसको अपना अमेरिकन स्टेट बनाएंगे। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, मुझे लगता है कि
अमेरिकन इतिहास में सबसे नाकाबिल, जो खासकर हम मोहम्मद तुगलक जैसे भारतीय इतिहास में हम कहते हैं और हम तुगलकी फरमान बोलते हैं, मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में ये जुमला निकलेगा कि ये ट्रम्प के फरमान है। तो कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है। मुझे लगता है कि सब कुछ उथल पुथल करके रख दिया है। और जो 20 या 25 लेकिन ये सालों से चलेगा कब तक तेजावत जी ऐसा? 2 और साल तक, जब तक उनका टर्म है, टेन्योर है, क्योंकि बीच में प्रेसिडेंट को हटाना बहुत ही मतलब मुश्किल है। बेलगाम ट्रम्प को कंट्रोल करने के लिए लगाम लगाने का कोई तरीका भी तो होगा। बिल्कुल है। जुडिशरी है और उसने उसको किया है, वहाँ का कांग्रेस है। कांग्रेस ने भी कहा है कि आपने युद्ध में गए हैं तो आपने परमिशन ली कि नहीं ली, जो आपके लिए निश्चित समय है। और यही तो अमेरिकन डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि कोई भी प्रेसिडेंट इतना खतरनाक नहीं हो सकता कि वह अपने आप को राजा समझने लग जाए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। देखिए अब मैं जिस तरह से तमाम परिस्थितियां रखी हैं उसमें एक बड़ा चेहरा जो है वो ईरान बनकर निकला है, सैयद अली अदनान रिजवी जी। इसमें कोई शक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भले ही जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हों, अभी तक ईरान एक बड़े ग्रे शेड में नजर आता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं नीतियों की वजह से ईरान एक मजबूत तस्वीर में दुनिया के सामने आने लगा है। लोग ये कहने लगे हैं ईरान को स्टेबल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब कई रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही थी, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी, अब वो कह रहे थे कि अमेरिका खासतौर से ईरान के साथ में ये जंग उसे खत्म करने के लिए कर रहा है या फिर उसकी डेंटेड इमेज को पॉलिश करने के लिए कर रहा है, समझ में नहीं आया अभी तक। जी नैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत देने के लिए। आपको और सारे पैनलिस्ट को सलाम अर्ज है और बहुत ही बखूबी आप ये डिबेट आगे लेके बढ़ रही हैं, आपका शुक्रिया। तो सबसे पहले तो आपने अपने इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये अमेरिका की सुप्रीमेसी का गुब्बारा है जिसकी हवा निकल रही है। बाज़ लोग ये कहते हैं नैना जी कि ईरान के पास दो ताकत है, एक तेल की और उसका जोग्राफिकल स्टेटमेंट जहाँ पर वो बसा हुआ है। मुझे लगता है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त जो है वो ट्रंप है, क्योंकि जब आपका दुश्मन बेवकूफ़ होता है ना तो इससे बड़ी आपकी ताकत नहीं होती है। और चूंकि ईरान का ये ट्रंप दुश्मन जो खुद ही इस वक्त ऐसे काम कर रहा है कि खुद ही अपने लिए ईरान अमेरिका की सुप्रीमेसी का जनाजा खुद ही निकाल रहे हैं। आपने देखा कि अपनी नीतियों के कारण नेटो कैसे उससे अलग हो गया, आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन कैसे उससे अलग हो गए। वो लोग कि जो हमेशा आज तक कभी, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो ब्रिटानिया हो, सब ने हमेशा मिलकर साथ दिया अमेरिका का, आज वो सब खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त हत्ता यहाँ तक हमने देखा, कल की जो रिपोर्ट है जर्मनी के चांसलर ने क्या कहा कि ईरान जो है बड़ी खूबसूरती से अमेरिका से बात ना करके अमेरिका को जलील कर रहा है। या उसके अलावा आज हमने क्या देखा कि इस वक्त एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है ईरान को। ये सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक तमाचा है ईरान का अमेरिका के ऊपर। इसी के साथ साथ बस मैं आखिरी बात कह के, जो एक वाकया बहुत ही खूबसूरत है कि इस वक्त ट्रंप की हालत क्या, जरा आप देखिए। दो दोस्त नदी के किनारे से गुजर रहे थे तो एक दोस्त ने क्या देखा कि नदी के ऊपर जो है पानी पर एक हरे रंग का कंबल तैर रहा है। वो एक दोस्त कूदता है उस कंबल को लेने के लिए, जब उस कंबल को पकड़ के खींच रहा होता है तो बजाय इसके कंबल को वो खींचे, कंबल उसे खींच रहा होता है। अब वो परेशान है, कभी कंबल को वो खींच रहा है, कभी कंबल उसको खींच रहा है। तो वो दोस्त जो बाहर होता है वो कहता है भैया जब तुम कंबल नहीं खींच पा रहे हो तो छोड़ के बाहर आ जाओ। तो वो दोस्त कहता है कंबल खींचने वाला कि मैं क्या करूं, मैं तो छोड़ना चाह रहा हूं, ये कंबल मुझको नहीं छोड़ रहा है। तो मालूम चला कि वो कंबल नहीं था बल्कि वो मगरमच्छ था। तो ट्रंप ने समझा कि ईरान जो है वो वेनेजुएला है और क्यूबा है, लेकिन निकला वो ईरान। तो अब ट्रंप फंसे हुए हैं कि आखिर इस जंग से निकले तो निकले कैसे। ऐसा फंस गए हैं कि वो खुद भी हार रहे हैं और अपने साथ साथ अपने जो एलाइस हैं, अपने जो साथी हैं, उनको जो है परेशान करते नजर आ रहे हैं। आपने शुरुआत में बात कही कि हल्के में लेना या कमतर आंकना, कहीं अब आप डोनाल्ड ट्रंप को कमतर तो नहीं आंक रहे? जी हमें आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन आंक रहे होते अगर ट्रंप की नीतियों की वजह से हमें फायदा ना हो रहा होता, ईरान को फायदा ना हो रहा होता। आप देखिए एक कोई ऐसा मुल्क बताइए, जी एक कोई ऐसा मुल्क बताइए ईरान के अलाइस में जिसने ईरान का सपोर्ट ना किया या कोई ऐसा मनफी बयान दिया हो। हत्ता नैना जी यहाँ तक कि अब जो है दुबई और कतर भी अमेरिका के खिलाफ बयान देने लगे हैं। तो खुद अमेरिका टूटता हुआ नजर आ रहा है और हमने देखा कि रिपोर्ट्स आ चुकी 60% एबव यूथ है अमेरिका के अंदर कि जो इसराइल के खिलाफ या मसलन जो है ट्रंप के खिलाफ नजर आ रहे हैं हमें। तो सुप्रीमेसी जो है खतरे में है। अच्छा दत्ता साहब, जिस तरह से रिजवी साहब की बात लग रही है उससे क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को कमतर आंकने लगे हैं क्या? जैसे उन्होंने मिस कैलकुलेट किया था ईरान को, ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ गए रिजवी जी?
नहीं देखिए, जिस तरह की पोजीशन में आज अमेरिका है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका इज फीलिंग सॉरी कि उन्होंने ये क्या एक मिस एडवेंचर शुरू कर दिया जिसको वो समेटने में कामयाब नहीं है। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि देखिए, अमेरिका ने पिछली बार जब युद्ध किया था जून 2025 में, तब अगर आपने सारे क्लेम्स बिल्कुल अपने फेवर में कर लिए थे कि साहब हमने उनके जो जौहरी जो हथियार हैं उनको भी खत्म कर दिया है, या जौहरी जो संयंत्र हैं उनको भी खत्म कर दिया है, हमने सारी उनके यहाँ मतलब पूरे उसकी नेवी को खत्म कर दिया है, पूरा इसको ये कर दिया है, उनकी एयरफोर्स को खत्म कर दिया है। अगर उन्होंने सारी चीजें ये खत्म कर दी हैं तो आप मुझे बताइए अटैक आ कहां से रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज देखिए, दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि आप देखिए कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी प्रकार से, क्योंकि युद्ध का जो नतीजा होता है वो लॉसेस से नहीं काउंट किया जाता, वो उनके हौसले, उनका जुनून, उनके जोश से कामयाब होता है। आज ईरान के एक बड़े नेता ने ये वक्तव्य दिया है कि हमें न्यूक्लियर वेपन की क्या जरूरत है, हमारे पास हर ईरानी एक न्यूक्लियर वेपन है। तो ये बताता है कि किस तरह से लोगों के अंदर जुनून है, जज्बा है, और अपने मुल्क के लिए वो लड़ सकते हैं। आज ट्रंप साहब देखिए, अभी आज की सिप्री की रिपोर्ट है, आज ही के अखबार में शाया हुई है, जो बताती है कि करीब 10% के करीब जो अमेरिका का डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया है। तो ये बता रहा है कि किस तरह से सरकार ने वहां पैसे देने से इनकार कर दिया है। किस तरह से आप ये देखिए, ईरान अगर एक ड्रोन फायर करता है तो वो 20 या 25 लाख का बनता है। उसके ऊपर अमेरिका एक टोमाहॉक का मिसाइल फायर करता है जो 38-39 करोड़ की होती है। तो आप मुझे बताइए, इसमें विवेकपूर्ण डिसीजन या रणनीति जो बनाई है वो किसने बनाई है? सर, ईरान तो एक और बड़ी तस्वीर यहाँ पर आ गई है। बड़ी तस्वीर, बड़ा बम ये कि अमेरिका के जो कई बम हैं अब उनको रिवर्स इंजीनियरिंग फिर से करने जा रहा है ईरान। अमेरिका के जैसे शायद ड्रोन बना दिया था 136, जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से हालात यहाँ पर नजर आते हैं यूके देवनाथ जी, ये रिवर्स इंजीनियरिंग अमेरिका को और भारी पड़ जाएगी, अब और नाराजगी का सामना करना पड़ेगा दुनिया की। हाँ नैना जी, किसी भी युद्ध में बहुत ही शानदार कामयाबी मानी जाती है अगर दुश्मन का एक हथियार आपके हाथ में प्राय साबुत जाए, क्योंकि फिर एनालाइज कर सकते हैं कि दुश्मन का वो हथियार किस तरह से डिजाइन किया गया, दुश्मन ने उसको किस तरह से बनाया, उस हथियार की कमजोरी क्या है, उस हथियार में बेहतरीन पॉइंट्स क्या हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो बढ़िया और बेहतरीन हथियार है तो उसको हम किस तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाएं। दुनिया में कुछ देश हैं जिनको इसमें महारत हासिल है। नॉर्थ कोरिया है, ईरान है। इन देशों में दूसरे देशों की जो हथियार हैं या जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसको बखूबी डुप्लीकेटेड किया गया है। जी जी। तो ईरान क्या इससे बेहतरीन हथियार बना लेगा? अब थोड़ा समय लगता है। देखिए, अगर उन्होंने एक अमेरिकन रॉकेट या मिसाइल को पकड़ लिया, क्योंकि वो ठीक तरह से जमीन पर गिरने के बाद फटा नहीं और उसके अवशेष रिकवर हो गए प्राय इंटैक्ट, तो उस पर रिवर्स इंजीनियर करके उस बॉम्ब को फिर से बनाने में समय लगता है, 6 महीने का समय लग जाता है। अगर मिसाइल है तो इसको फिर से रिवर्स इंजीनियरिंग करके 1 साल तो लग ही जाता है। चीन मास्टर है रिवर्स इंजीनियरिंग का, उसने दुनिया भर से अलग अलग चीजों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके काफी सारी। तो सर, ईरान अगर ये सारा सामान अगर चीन को दे देगा तो चीन ही तो सबसे ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर और दुश्मन है ना अमेरिका का। हाँ नैना जी, आपने मेरे ख्याल से दिल की बात मेरी छू ली है। देखिए, क्या होता है कि जब भी अमेरिका और रूस के कोई हथियार दुश्मन देशों पर गिरते हैं तो जैसे मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसे ही कोई रशियन एयरक्राफ्ट जो कि मिस्र की एयरफोर्स में थे और उसको जैसे ही इजराइल ने गिराया, मैं 1967 के 6 डे वॉर की बात कर रहा हूँ, 1973 के यौम किपुर वॉर की बात कर रहा हूँ, तो रशियन एयरक्राफ्ट को जैसे ही इजराइल ने गिराया, आप यकीन मानिए, और उसके जो कंपोनेंट्स इजराइल रिकवर करता था वो महज कुछ घंटे के अंदर
अमेरिका में पहुंच जाते थे। और कुछ इसी तरह से अमेरिकन इक्विपमेंट जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ में आ गया, रशिया बहुत ह्यूज पेमेंट देकर उन हथियारों को या उसके कंपोनेंट्स को तालिबान से खरीद के रशिया में ले गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।